पानी वापस जाओ, पानी का पानी वापस जाओ। ये बुढ़ादेव की, बुढ़ादेव की, बिहार की, योगी दादा की, कमला दादा की। एक तो ये हसदेव का जो क्षेत्र है ये 70,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आता है, जो जंगलों से भरा पड़ा है। उसी में के बीच में ये जो कोल ब्लॉक हैं, हसदेव नदी है, इसकी जो बांगो बांध की जो डैम है, इस डैम से जांजगीर चांपा की जो किसान हैं वो किसानों की 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। तो हम जो हसदेव की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक कोयला खदान, एक गांव को बचाने के लिए नहीं, हम उस क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जहां से धान की उत्पादन होता है, जिसको छत्तीसगढ़ में धान की कटोरा कहते हैं। उस कटोरा को बचाने के लिए भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये देखिए, इसमें जो परसा कोल ब्लॉक है, यहाँ 4.5 लाख पेड़ कटेंगे सिर्फ इसी में 841 हेक्टेयर जंगल की जमीन जा रही है। पूरे ओपन कास्ट है। यहाँ जितने जो कोल ब्लॉक दिख रहे हैं, 17-18 कोल ब्लॉक, सारे ओपन माइंस होंगे। पूरे देश भर को इसी हसदेव इलाका से ऑक्सीजन मिलती है। तो हम पूरे देश के लिए ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हसदेव बचेगा तो आपकी ऑक्सीजन बचेगा। आप बिजली के बगैर रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर 1 सेकंड आप नहीं रख सकते हैं। जो सर्वे बोलता है कि आदिवासियों की जो अस्तित्व है वो मिटेगी वहाँ, और उनकी दुर्दशा बहुत ही खराब होगा। उनका जो देव स्थान है वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। आज छत्तीसगढ़ में नरवा गरुआ जिस प्रकार से बड़ा उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ सरकार बना रही है, आप तो नरवा गरुआ भूल जाओ, हमारी जगह ही नहीं होंगे। आपका जो गौठान बनाए हो कहाँ होगा नहीं पता, कि हमारी गाय कहाँ होगा। अब पुनर्वास नीति कानून लाते हैं, हमारी गाय के लिए जगह कहाँ होगी, बकरी के लिए कहाँ होगा, हमारा खेती कहाँ होगा। यदि हसदेव की जंगल खत्म हो जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इसलिए ऑक्सीजन को हसदेव को संरक्षित करने की लड़ाई है। जब तक हसदेव का जो क्षेत्र है ये संरक्षित नहीं होगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए हम पूरे देश भर से, छत्तीसगढ़ से हम अपील कर रहे हैं कि इस क्षेत्र को बचाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। मेरे उम्र के और मेरे से जो बुजुर्ग हैं उन सब ने एक फिल्म देख रखी है, काला पत्थर, जिसके अभिनेता अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा थे। ज़्यादातर फिल्म में वो दोनों लड़ते रहते हैं। साथ में उस फिल्म में एक टनल होता है जिसमें दोनों उतरते हैं। साथ में एक इंजीनियर है शशि कपूर, वो भी उतरते हैं। और उसमें एक खलनायक है प्रेम चोपड़ा। और पूरे पिक्चर भर आप जब देखते हैं तो आपको काला काला ही दिखाई देता है। और ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ये समझ में आता है कि इधर के से कोयला निकलेगा और उधर से कोयला निकलेगा, इधर से पानी आएगा और उधर से पानी आएगा और रेल के आदमी को ले जाएगा। ये आपने काला पत्थर फिल्म पे देखा है। लेकिन अब उस तरीके की फिल्में नहीं बनती हैं। फिल्में क्या बनना, अब वो हकीकत पे होता है कि इधर से पानी आएगा, उधर को पानी जाएगा, इधर से मशीनें आएंगी और आदमी को रेल के ले जाएंगी। और उसमें सिर्फ अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा बह गए थे, लेकिन यहाँ लाखों जिंदगी बह जाएगी। ये अब हकीकत में होता है। तो फिल्मों में क्या देखना, हकीकत पे देखते हैं। और यही देखने और आपको दिखाने में आया हूँ हसदेव अरण्य, जो ट्विटर पर और फेसबुक पर और यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहा है, सेव हसदेव करके। मैं वहाँ पे आया हूँ। और ये जगह की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर ये जगह कोरबा जिले पे स्थित है। कोरबा जिला है ना। और कोरबा जिला में कौन सा तहसील है भैया? ये पोंडी उपरोड़ा तहसील पे स्थित है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कार्यालय हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति। और एक भाई साहब मुझे मिले हैं यहाँ पे, मैं उनका परिचय आपसे कराता हूँ। जय जोहार भैया। हाँ जोहार। मैं सरपंच हूँ पतुरिया डांड से,
हाँ। और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। अच्छा। जी। और भैया से हम समझेंगे और भैया से हम समझते हैं कि किस तरीके से कितना एरिया इफेक्टेड होगा, कौन सा गांव इफेक्टेड होगा और कितने पेड़ इफेक्टेड होंगे और कितने घर इफेक्टेड होंगे, ये हम भैया से मैप में समझेंगे। और इसीलिए मैं इस जगह पे आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आज तक किसी ने इस तरीके से समझाया नहीं होगा मैप में कि कितने जगह इफेक्टेड उससे होने जा रहे हैं। तो चलिए भैया समझाते हैं अंदर चल के। और ये देख रहे हैं, ये मैप है जो कोल माइंस है उसका ये मैप है। और भैया से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या है और कहाँ कहाँ खनन हो रहा है, कहाँ कहाँ खनन होगा, कहाँ पेड़ों की कटाई होगी, कहाँ पे घर नहीं होंगे, ये भैया से हम समझते हैं। तो भैया ये अब डिटेल पे हमें आप समझाइए कि क्या क्या है। देखिए, ये जो हमारा मैप है पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ। एक तो ये हसदेव का जो क्षेत्र है ये 70,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आता है, जो जंगलों से भरा पड़ा है। अच्छा। तो इसी हसदेव का जो जंगल है जहाँ कोल माइंस हैं, ये सब देख रहे हैं, पेडरखी कोल माइंस, केते एक्सटेंशन, परसा ईस्ट केते बासेन, जो अडानी कंपनी इसको कर रही, राजस्थान राज्य सरकार को इसका आवंटन हुआ था, एमडीओ अडानी के साथ है। यहाँ से एमडीओ को मुझे जरा डिफाइन कीजिए। एमडीओ माने उनसे जो समझौता, जो कोयला निकालने खनन करने की है, तो वो खनन करती है, उसके बाद उसके साथ वो बंद जो होते हैं, मतलब ये कहें कि आसान भाषा में, हाँ, कि वो खदान किसी और को मिला है और राज्य सरकार, देखिए जो और खनन कोई और कर रहा है। मैं इस पर बताऊंगा कि जो 2015 के बाद जो कानून आया, नए कानून कोल बेरिंग एक्ट, जो तो वो कोल बेरिंग एक्ट के अनुसार से मैंने अभी जो 14 में जो ऐसे हुआ कि कानून को संशोधन किए और सारे जो कोयला खदान हैं उसको राज्य सरकार को आवंटन किए, और राज्य सरकार को आवंटन करते हैं और उसकी जो खनन निजी ठेकेदारों को दी जाती है। खनन करने का काम, खनन करने का काम जैसे अडानी कंपनी है, हमारे हसदेव को अडानी कंपनी कर रही है, तो फिर उसमें अपने सारे घोटाला जो निजी कंपनी है वो करती है। और हम कोई आवेदन निवेदन करते हैं तो राज्य सरकार को करते हैं कि भाई आपका खदान चल रही है, गलत आप कर रहे हैं, लेकिन वो गलत करने वाला का नाम होता है राज्य सरकार का, लेकिन जो सबसे जो मेन गलत करने वाले होते हैं वो कंपनी होते हैं जो बीच में खनन कर रहा है। जैसे हम धान काटे ठेका कोनो दे देते हैं कि तो ठेका है कि हमर 10 एकड़ काट देबे। इसमें जो कंपनियां हैं वो बच निकलते हैं। जैसे जो परसिस्ट केते बासेन की जो खदान का अडानी कंपनी माइनिंग कर रहा है, वो किसी प्रकार से वो नदी में गंदा पानी छोड़ती है, तो हम राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को लेटर लिखते हैं कि भाई आपकी खदान है और यहाँ गंदा पानी अटेम नदी में छोड़ा गया, और छोड़ती कौन है? जो कंपनी है, अडानी कंपनी है। तो ये दूसरे को बचाने के लिए भी ये कानून आया है। अच्छा। तो ऐसे करके जो लूट है वो लूट लगातार इस प्रकार से बना हुआ है। अच्छा। मैं इसमें थोड़ा सा जो हसदेव का इलाका है, हाँ, ये समझाऊंगा। हाँ, कि मैं 70,000 वर्ग किलोमीटर का जो दायरा है, जो समृद्ध जंगल एरिया है हसदेव का, उसमें उसी में के बीच में ये जो कोल ब्लॉक हैं, अभी जो परसा कोल ब्लॉक है जिसका लगातार 2 माह से लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ से हसदेव क्षेत्र से फतेहपुर से 300 किलोमीटर पैदल गए रायपुर। और उसका कहना ये था कि भाई हमारे जो परसा कोल ब्लॉक है, इस कोल ब्लॉक को जो वन स्वीकृति होता है, वन स्वीकृति में ये है कि ग्राम सभा को पावर है। मैं यहाँ थोड़ा सा इधर भी आपको बताऊंगा, फिर उस नक्शा पे आऊँगा कि ये हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो जो संवैधानिक अधिकार है, वन अधिकार अधिनियम कानून 2006, जिसमें पूरे जंगल का प्रबंधन, पुनरुत्पादन, संरक्षण करने का जो दायित्व है वो ग्राम सभा को है। और उसके तहत जब तक हम उसको, उस जंगल को गैर मत परिवर्तन के लिए हम किसी प्रकार से ग्राम सभा में कोई सहमति नहीं देंगे, तो हमारे जंगल को आप किसी प्रकार से नहीं छेड़ सकते हैं।
खदान के लिए तो दूर की बात है, एक वहाँ से पत्ता आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है और एक कानून कहती है जो लोकसभा के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाई गई है। लेकिन जो परसा का जो मामला है, हम लोग पैदल यात्रा करके रायपुर राज्यपाल और सीएम को जो पूछने गए कि भाई आप क्यों इस प्रकार से हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इसका जो सारे गांव में हम लोग जो कोरबा जिला का है, अरसिया, गिदमुड़ी, ठिर्रियामा, खोटखोरी, उचलेंगा, खिट्टी, केतमा, नवापारा, मोरगा, भुलसी भवना, धजाग और बोटोपाल, इसका जो संवैधानिक जो फार्म गाह है उसका माने हम जो खनिज के लिए ग्राम सभा को पावर है उसके लिए आवेदन किए हैं, और जो खा पावर है जो हमारा निस्तार क्षेत्र है उस निस्तार क्षेत्र का तो हमको मिल गया है। 2016 में उसके निस्तार का हमको क्या बोलते हैं उसको पट्टा कहना चाहिए, वो दे दी है सरकार। फिर इसी बात पे हम सरकार को पूछ रहे हैं कि भाई जब हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं और वन अधिकार कानून इतना बड़ा कानून बना, तो फिर हमसे ग्राम सभा क्यों नहीं लिए। परसा का मामला है ये। परसा के मामला में क्या हुआ है कि जो इस परसा गांव में साल्ही, हरिहरपुर, फतेहपुर मुख्य रूप से गांव आ रहे हैं जो विस्थापित होंगे। हरिहरपुर और जो फतेहपुर जो उदयपुर सरगुजा में है, ये बिल्कुल वहाँ विस्थापित हो जाएंगे। उनका एक भी न जंगल बचेगा, न गांव बचेगा, न परिवार बचेगा, न खेतीबाड़ी, कुछ नहीं बचेगा। और उनसे ग्राम सभा में नहीं पूछा गया। फर्जी ग्राम सभा उदयपुर रेस्ट हाउस में बनवा करके उनकी भूमि को, वन भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है। उसी को हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पैदल यात्रा करके पहले कलेक्टर को भी कई आवेदन दे चुके थे कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उस पर जांच अभी तक हुआ नहीं। और जांच नहीं हुआ, और पेड़ काटने के लिए इसी परसा खदान में पेड़ काटने के लिए अडानी कंपनी फिर से अपना शुरू कर दिया। रातों रात, जिस रात में अभी 17 अप्रैल की रात में जो अडानी कंपनी काटा है पेड़, उसी दौरान कठोरी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से साल्ही वाले उसी पास मना रहे थे, और रात में, आधी रात में, 3 बजे रात में अडानी कंपनी अपनी मशीन लगा करके पेड़ को कटाई शुरू कर दिया। तो फिर हमारे जो अधिकार हैं जिसको संवैधानिक रूप से मिला है उसका क्या होगा। इसलिए हम धरने पे 2 माह से बैठे हैं, और इसका मैं थोड़ा सा पूरा डिटेल और जो खदान है उसके बारे में बताऊंगा कि ये खदान तो चल रहा है, इस पर हम अभी किसी प्रकार से कुछ न तो वहाँ से कोयला रोके हैं, न किस प्रकार से वहाँ से जो माइनिंग हो रही है यहाँ से कोयला ये सारे ओपन कास्ट माइंस हैं? पूरे ओपन कास्ट है। यहाँ जितने जो कोल ब्लॉक दिख रहे हैं 17-18 कोल ब्लॉक सारे ओपन माइंस होंगे। अच्छा, विवाद अभी जो धरना हो रहा है, धरना स्थल जो है ये है, ये परसा कोल ब्लॉक लिखा है, ये कौन सा है? परसा ईस्ट केतेबासिन, ये रनिंग में है अभी? ये चल रही है, अडानी कंपनी इसका कोयला निकाल रहा है। अच्छा। तो और राजस्थान राज्य सरकार अभी पूरे देश भर में एक माहौल बनाया कि कोयला संकट, क्योंकि उसको परसा लेना है। तो कोयला संकट आपको कहाँ से आ गया भाई? इस खदान को तो हम रोके ही नहीं है। आप कोयला वहाँ का जो निकालना था वो कहाँ किए आप? अब जो 10 साल में कोयला निकालना था वो 6 साल में ही कोयला निकाल करके बेच के अडानी कंपनी खा गई, और आप कोयला संकट का रोना रो रहे हैं। तो फिर मैंने आप और जो परसा का मामला है, यहाँ से तो अभी कोयला शुरू ही नहीं हुआ है, तो आपका संकट कहाँ से आया? तो आपकी जो व्यवस्था है वो संकट बताती है, और हमको जो ख़त्म करने के लिए, हमारे जंगल और गांव को उजाड़ने के लिए आप न्यूज में, मीडिया में कुछ भी छपवाते हैं। तो ऐसी बात है यहाँ से। और जो हसदेव का क्षेत्र है, एक केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक है, परसा से लगा हुआ, एक से एक लगा हुआ, और यहाँ से लगा हुआ परसा कोल ब्लॉक, तारा कोल ब्लॉक, और इसी में जोड़ते हुए पूटा प्रोगिया कोल ब्लॉक है जो 11,000 हेक्टेयर का है, जो 3 जिला में आता है, सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा जिला। और ये जो 11,000 हेक्टेयर मैं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत छोटा छोटा गांव आएंगे, बाकी सारे जो ज़्यादा हिस्सा होगा वो जंगल का हिस्सा है।
गांव का हिस्सा बहुत कम है इसमें। ये पूटा पुरोगिया कोल ब्लॉक ये 3 जिला को मिलाती है। ये 3 जिला को, इतना बड़ा एरिया को मिला रहा है? कितने बड़े को मिला रहा है? बहुत बड़ा एरिया है इसका। जो सरगुजा का जिला है इधर, हाँ। और सूरजपुर का, और इधर कोरबा का। अच्छा इस तीनों जिला का जमीन इसमें जाएगी अगर ये होंगे तो। अच्छा इसका जो पिछले साल जो उसका सर्वे चल रहा था, अच्छा, तो उसको हम लोग रुकवा दिए कि भाई अभी इसको बिल्कुल सर्वे नहीं करने देंगे। तो वो तमाम प्रकार से रोना रो रहे थे कि केंद्र सरकार का जो नियम है सर्वे करने का, उसको आपका पावर नहीं है। एसडीएम पौड़ी एसडीएम भी पहले बोले थे 2 साल पहले कि भाई आपकी पावर नहीं है ग्राम सभा को कि केंद्र सरकार की सर्वे को रोकने का। हमने कहा कि हमारे वन अधिकार कानून वन अधिकार कानून धारा 5 में कहती है कि संरक्षण और सुरक्षा करने का दायित्व आपको है ग्राम सभा को। तो ये जो सर्वे हो रही है वो खदान के लिए हो रही है, और खदान से हमारे जो जंगल की अस्तित्व मिटेगी तो हम कैसे नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसे करके फिर जो सर्वे है उसको हम बंद करवा दिए हैं। फिर जो कोरबा जिला का जो क्षेत्र है, बड़ा हिस्सा है पतुरिया कोल ब्लॉक, पतुरिया गिदमुड़ी कोल ब्लॉक के नाम से है। हाँ। इसमें 2 गांव पूरी तरीक़ा से विस्थापित होने वाला है, पतुरिया और गिदमुड़ी। इसका भी जो कोल ब्लॉक है ये छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को है, और इसका भी खनन अडानी करेगी। और अडानी करेगी, इसमें और एक चीज़ मैं बता दूं कि खनन करेगी अडानी, और जो हमारे ACCL जो कंपनी है वो प्रति टन 448 रुपये देते हैं, लेकिन अडानी कंपनी इसी राज्य सरकार को 888 रुपये प्रति टन कोयला बेचेगा। अब बताइए कि जो कम भाव में जो सरकारी एजेंसी कोयला देती है, उससे अपने ही कोल ब्लॉक को दूसरे को ठेका में दे करके दुगुनी भाव में हमारी राज्य सरकार खरीदेगी। अब बताया जाए कि वो राज्य सरकार जो पैसा देगा, राजस्व का पैसा होता है, वो किनका है? हमारा ही पैसा है। तो इसमें इसीलिए हम 10 साल से हसदेव की जो क्षेत्र, हसदेव की जो कोयला खदान की लड़ाई है वो 10 साल से लगातार लड़ रहे हैं कि भाई ये हमारे गांव को सिर्फ उजाड़ने की बात नहीं है, इसमें तमाम प्रकार से भ्रष्टाचार भी हो रही है, उसको ख़त्म करने की बात है। इसलिए हम पूरे देश भर से, छत्तीसगढ़ से हम अपील कर रहे हैं कि इस क्षेत्र को बचाया जाए, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार भी हो रही है। कोयले के नाम से हमारे ही पैसा को लूटा भी जा रहा है। दूसरा, फिर इधर देखेंगे, आप आए हैं पूरे हसदो नदी से चल करके। ये हसदो नदी है क्या इधर? हसदो नदी है ये, और ये हसदो नदी है, ये चोरनई नदी है। हाँ। और ये जो तान नदी है इधर, ये पूरे जो नदियां हैं, ये नदियां इसी कोल ब्लॉक को घेर करके मने यहीं से आगे बढ़ते हुए जो हसदो नदी है, डैम है। हाँ। बांगोबान माता के नाम से बना है, यहाँ जाती है पानी। अच्छा। तो इसका जो कैचमेंट एरिया है, हाँ, ये हसदो ही है। हाँ। यदि यहाँ से जो व्यापक रूप से जंगल कटेंगे, हाँ, तो इसका जो डैम है हसदो नदी में, इस पर व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि जंगल कटेंगे तो यहाँ बरसात नहीं होगी। और ये जो सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो बारहमासी जंगल से निकल करके बहते हैं, बरसात में उसी नदियों से वो जल भराव होता है उस डैम में, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। फिर ये जो हसदो नदी है, इसकी जो बांगो बांध की जो डैम है, इस डैम से जांजगीर चांपा की जो किसान हैं, वो किसानों की 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। और जो कोरबा जिला में तमाम जो पावर प्लांट लगे हुए हैं, वो पावर प्लांट इसी नदी के पानी से चलती है। तो हम जो हसदेव की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सिर्फ एक कोयला खदान, एक गांव को बचाने के लिए नहीं, हम उस क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जहां से धान की उत्पादन होता है, जिसको छत्तीसगढ़ में धान की कटोरा कहते हैं। उस कटोरा को बचाने के लिए भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं।
क्योंकि यदि हम यहाँ जंगल कटने देंगे कोयला खदान से तो आपका धान का कटोरा भी उधर खत्म हो जाएगी, उस पर भी अस्तित्व है। जो आप हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपने छाती ठोक करके कि हम धान के कटोरे के आदमी हैं, हम इतना पैसा दे रहे हैं, उतना पैसा आप हम जब बचा पाएंगे, हमको आप बचाइएगा तभी धान का कटोरा बचेगा, नहीं तो उधर भी खतरा इसी नदी और इसी जंगल की वजह से होने वाला है। तो ये जो हस्देव की तमाम प्रकार से जो सरगुजा से लेकर के कोरबा जिला तक का जो बड़ा एरिया है, जंगल का जो हिस्सा है, गांव है, वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। आप जब देखते हैं कि एक मंदिर टूटता है तो लोग बड़ा चिल्लाते हैं, दंगा हो जाता है कि इनका मंदिर टूट रहा है, इनका मस्जिद टूट रहा है। हमारा तो पूरा गांव उजड़ रहा है, पूरा घर द्वार, बाल बच्चे, खेती बाड़ी, जंगल, सारे चीज़ नहीं होंगे। आज छत्तीसगढ़ में नरवा गरुआ जिस प्रकार से बड़ा उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ सरकार बना रही है, आप तो नरवा गरुआ भूल जाओ, हमारी जगह ही नहीं होंगे। आपका जो गौठान बनाए हो कहाँ होगा नहीं पता। तो ये जो हमारी लड़ाई है, इसीलिए हम देश के लिए अपील कर रहे हैं कि आप इस लड़ाई में संघर्ष में जुड़िए, क्योंकि इसमें जो एक चीज़ मैं और बताऊंगा, थोड़ी बात लंबा हो रही है। नहीं, बोलिए। जो हम लोग एनजीटी में लगाए थे एक याचिका कि भाई जो हसदेव की क्षेत्र है उसको सर्वे किया जाए, और सर्वे के दौरान यदि उस सर्वे में देखा जाए कि अच्छी जंगल है, आदिवासियों की जो रहवास क्षेत्र है वो खराब होगा तो उसको छोड़ दिया जाए। एनजीटी के अध्ययन में संस्थाओं को उसने सौंपा 4 बिंदु पे कि हसदेव यदि कटता है वहाँ का जंगल तो आदिवासियों की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज़ उनका एक और बिंदु था कि हसदो नदी है, बांगो का जो डैम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाथी मानव द्वंद्व है जो लगातार हमारे, मैं उसमें अभी तक जोड़ा नहीं कि जो हसदो का क्षेत्र है यहाँ स्थायी रूप से हाथी रह रहे हैं, कई घरों को लगातार तोड़ रहे हैं हमें हसदो का ही इलाका में। तो हाथी मानव द्वंद्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो पर्यावरण है उस पर भी पूछा है, जिसमें जो भारत का भारतीय वन्यजीव संस्थान है, जो भारत का सर्वोच्च संस्था है, बड़ी संस्था है, उसका रिपोर्ट है कि भाई हसदेव की जंगल को आप काटेंगे तो हाथी मानव द्वंद्व को आप राज्य सरकार नहीं रोक सकते। इतना बढ़ेंगे जंगल कटने से कि हाथी मानव द्वंद्व जो बढ़ेगा उसका राज्य सरकार नियंत्रण नहीं कर सकता। वो हम नहीं बोल रहे हैं, हम पहले बोल रहे थे 10 साल पहले। आज सितंबर नवंबर में जो WII की रिपोर्ट है वो बोल रही है, भारत की जो संस्था है वो बोल रही है, उनका रिपोर्ट आ गया। इसके बाद भी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार इनके कान में जूं नहीं चल रहा है। तो क्या हम सिर्फ एक गांव बचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं? जो परसा की लड़ाई है वो सालही फतेहपुर हरिहरपुर गांव की लड़ाई नहीं है, वो पूरे छत्तीसगढ़ और देश की लड़ाई है। जो संस्था बोल रही है कि हसदो पर इस प्रकार से आदिवासियों पर भी टिप्पणी किया, मैं बोल रहा था कि भाई एक गांव मने मंदिर टूटता है तो हंगामा होता है, लेकिन हमारी पूरा गांव, पूरा अस्तित्व मिट जाएगा आदिवासियों का, उस पर क्या होगा? जो सर्वे बोलता है कि आदिवासियों की जो अस्तित्व है वो मिटेगी वहाँ, और उनकी दुर्दशा बहुत ही खराब होगा, उनका जो देव स्थान है वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तमाम जो बातें हैं हमारे हसदेव के, और हसदेव में हम जितना कह लें बहुत ही कम है। पर्यावरण से संबंधित कहें तो देश भर में देखेंगे आज पूरे विश्व में एक जो पर्यावरण से संबंधित तमाम प्रकार के जो सर्वे आ रहे हैं, दिनों दिन जो तापमान है वो बढ़ रही है, लेकिन जो हसदो जैसे जो बड़ा समृद्ध जंगल है वो कटेगा तो क्या वो तापमान नहीं बढ़ेंगे? पिछले समय में आप देखे होंगे कि जो लॉकडाउन कोरोना का चल रहा था, उस लॉकडाउन में ऑक्सीजन के लिए कितना लोग मर गए।
और ऑक्सीजन की इतना किल्लत था कि कई लोग मर गए कोरोना के दौरान कि ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा है, कोई बेच भी रहा है तो बना नहीं पा रहा है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पूरे देश भर को इसी हरदेव इलाका से ऑक्सीजन मिलती है। तो हम पूरे देश के लिए ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हरदेव बचेगा तो आपकी ऑक्सीजन बचेगा, यदि हरदेव नहीं बचेगा तो आपके लिए वो ऑक्सीजन नहीं होगी। फिर आप जो विकास की बात कर रहे हैं, 1000 लाख गुना विनाश होने वाला है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये परसा कोल ब्लॉक क्षेत्र को हम देखें, हाँ हाँ, जिसमें आंदोलन चल रहा है जी, उसमें कितने पेड़ कटेंगे? देखिए इसमें जो परसा कोल ब्लॉक है यहाँ 4.5 लाख पेड़ कटेंगे सिर्फ इसी में? इसी में 841 हेक्टेयर जंगल की जमीन जा रही है। 841 हेक्टेयर परसा कोल ब्लॉक में सिर्फ जंगल का जमीन जा रहा है। सिर्फ इसी में बोल रहे हैं? इसी में एक कोल ब्लॉक में मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो इधर का छोड़ दो, उसका कोई गिनती नहीं है सरकार के पास। और इसमें पूरे जंगल का जमीन 841 हेक्टेयर में 4,50,000 जो पेड़ कटेंगे वो बड़ी पेड़ होगा, जो पौधे होंगे उसका तो आप गिनती ही नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि एक गमला में लगा करके पर्यावरण के लिए हवा ही लुटता है शहर के लोग, वे तो 4 लाख पेड़ कट रहे हैं, उसके लिए क्या होगा? एक पेड़ कोई लगा देता है, प्रधानमंत्री जी कोई NGO लगा देता है, बड़ा वाह ही लूटते हैं कि हमने पेड़ लगाया। पेड़ लगाने का भी जगह आज देश में नहीं है, और हमारे जंगल को आप उजाड़ने का बात कर रहे हैं। 4-4 लाख जो विशाल पेड़ हैं, हमारे पूर्वजों ने उसको बचाया है। 200-300 साल से पेड़ लगे हुए हैं, उसको हमारे जो आदिवासी की संस्कृति है उसका हम पूजा करते हैं, उसको हम मानते हैं कि ये हमारे देवी देवता का निवास स्थान है। इसीलिए हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो जंगल है वो बचा हुआ है। और आप विकास के नाम से, बिजली के नाम से आते हैं और धराशायी कर जाते हैं। आप बताइए कि इस 4 लाख पेड़ को उगाने के लिए आप कहाँ माने प्रबंध करेंगे? और एक चीज़ और बता दूं, जहाँ जहाँ नर्सरी लगता है, चाहे कोई निजी कंपनी लगाया है या तो वन विभाग लगाया है, बता दीजिए कि कौन सा नर्सरी में आज उनका जो जंगल तैयार हुआ है। आप जो नेचुरल जंगल है, जो प्रकृति का दिया हुआ जंगल है, उसको आप बिगाड़ सकते हैं, उसको उसी प्रकार से दोबारा अपने हाथों से नहीं बना सकते। जो प्रकृति का जो दिया हुआ जंगल है वो प्रकृति ही बना सकती है। तो वो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैव विविधता, जिसको एक जैव विविधता हम कहते हैं, तो सारी चीज़ आ जाती है उसमें, मिट्टी से लेकर के कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारी चीज़। जैव विविधता हम नहीं बना सकते, सरकार नहीं बना सकती, कंपनियां विभाग नहीं बना सकती। जैव विविधता प्राकृतिक बना सकती है। और आप जैव विविधता को ख़त्म कर रहे हैं तो समझ जाइए कि तमाम प्रकार से आपके पास खतरे आने वाले हैं। अच्छा, अभी 1 साल पहले, 1 ही साल पहले की तो बात है, जब सब ऑक्सीजन खोज रहे थे जी, तो बिजली तो सब जगह था जी, बिजली तो सब जगह था उस वक्त ना, सबके यहाँ बिजली थी ना, सबकी टीवी चल रही थी ना, सबकी AC चल रही थी ना, लेकिन ऑक्सीजन की मारामारी थी, वो बिजली ऑक्सीजन नहीं बना पा रही थी, एकदम नहीं बना पा रही थी। और इसी को हम कहते हैं कि भाई आप बिजली के बगैर रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर 1 सेकंड आप नहीं रख सकते हैं। दूसरी चीज़, हम सिर्फ जो अडानी कंपनियां हैं वो बोलते हैं कि ये विकास विरोधी हैं, तुम सोचने में गलत करते हो। हम बिजली के बगैर रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़, एक चीज़, पूरा विश्व जो सोलर एनर्जी है उधर जा रही है, हमारी भारत देश क्यों पीछे जा रही है? सोलर एनर्जी से प्रदूषण नहीं होगा, जंगल नहीं कटेंगे, ऐसे जो एनर्जी है उसको भारत आगे क्यों नहीं बढ़ता? उस पर ठीक है, बिजली की ज़रूरत है, हम मानते हैं, विकास के लिए ज़रूरत है, लेकिन सोलर एनर्जी तमाम प्रकार के पूरे जो विश्व हैं वो विश्व उधर जा रही है और आप उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो बिजली ज़रूरत है, सोलर एनर्जी देखिए, कोयला निकाल करके आपको ही क्यों ख़त्म कर रहे हैं? अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये तो आप लोगों का आंदोलन हुआ, इसके अलावा
आप लोगों का जो संवैधानिक लड़ाई है जी। वो किस स्तर पर है और उसका क्या है, ये समझना चाह रहा था मैं। देखिए, जो परसा कोल ब्लाक का भी, क्योंकि खासकर जो परसा कोल ब्लाक है उसी पर अभी हम लोगों का लड़ाई चल रहा है। और फर्जी तरीका से जो वन स्वीकृति है वो तो कंपनी ले ली है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है वो। अब उसको हम राज्यपाल को हम लिखे, सीएम को लिखे, कलेक्टर को, सारे लोगों को पहले आवेदन दिए हैं, मंत्रालय को भी हम आवेदन दिए हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम कोर्ट में गए हैं अभी, बिलासपुर हाई कोर्ट में, और वहाँ सुनवाई अभी चल रही है। तो सुनवाई चल रही है। अब हम मानते हैं कि जिस प्रकार से तमाम जो शर्तें हैं, तमाम जो बातें हैं, तमाम प्रकार से नुकसान होने वाला है, इसको देखते हुए जो हाई कोर्ट है वो जरूर जो परसा कोल ब्लाक है, हसदेव की जो क्षेत्र है, उसको बचाने के लिए कोई निर्णय लेगा, ऐसे हमारी मानना है। हाँ, अच्छा। और एक चीज़ और बताइए, आप कितना गांव आएगा बोले इसमें? 12 गांव था क्या? देखिए, ये कोरबा जिला का गांव है। इसमें गौठान कितना होगा? इसमें सभी गांव में गौठान है। वो गौठान रहेगा कि जाएगा? गौठान तो मुख्यमंत्री जो बताएंगे कि वो जमीन ही पूरा खत्म हो जाएगी। वो गांव माने 700 फीट तक की नीचे गहराई तक की खुदाई होगा, और ओपन कास्ट है, ओपन माइनिंग है, तो फिर वो गौठान की क्या, वो तो नीचे की चट्टान और पानी भी खत्म हो जाएगा। वो गौठान खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएंगे। अच्छा, पक्का? वो तो कोई दो मत की बात भाई। पूरे जो यहाँ हसदेव की जितने कोल ब्लाक हैं, हाँ, ये हसदेव की कोई कोल ब्लाक नीचे माइनिंग नहीं होना है, सभी ओपन कास्ट होने हैं। वो जो हम गांव देख रहे हैं उसके गौठान खत्म हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, कोई अच्छा, नहीं बचेंगे। फिर वो गांव में जो गाय हैं उनका क्या होगा? उस देखिए, जो गाय हैं, बकरी हैं, उनकी जो दुर्दशा होगी वो नहीं कह सकते। मैं आपको बता दूं, जो केते गांव है, वो केते गांव विस्थापित हुआ, वो बासन के गांव में गया। हाँ। उनके सारे गांव माने उनका घर तो वो 2-3 डिसमिल का है ना, 2-3 डिसमिल जगह में छोटा सा घर बना दिए। आपको पशु रखने का जगह कहाँ होगा? गाय भैंस कहाँ रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, आपके लिए जगह ही नहीं है। और वो सारे लोग ऐसे ही भगा दिए अपने गाय को। दुख की बात है, दर्द होता है कि ऐसे जिस प्रकार से गांव विस्थापित होता है और किसी प्रकार से जो पशुओं को भगाया जाता है, और भगा दिए। आज उनके पास एक भी गाय नहीं है। और जो बासन के घर में जिस प्रकार से उन लोग रह रहे हैं, छोटा सा घर में इंसान नहीं रह सकता, पशु कहाँ से रखेंगे? तो उस गांव को आप हम देख रहे हैं, उसका उदाहरण है सारे गांव। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो गाय हैं उसको रहेगी? गाय माता का आप पूरे विश्व में, पूरे देश भर में उनकी आज पूजा हो रही है। किसी ने नहीं सोचा है आज। किसी आरएसएस, बड़ी संस्था है आरएसएस, उसके बारे में किसी प्रकार से जो गांव विस्थापित हो रही है उसके लिए प्रबंध नहीं किए। हम 10 साल शुरू इस आंदोलन को शुरू किए, तो वही हमारा क्वेश्चन था कि हमारी गाय कहाँ होगा? अब पुनर्वास नीति कानून लाते हैं, हमारी गाय के लिए जगह कहाँ होगी? बकरी के लिए कहाँ होगा? हमारा खेती कहाँ होगा? ये तमाम चीज़ हैं, संवैधानिक बात हैं। इसके लिए आज तक सरकार कोई कानून नहीं लाया, किसी प्रकार से कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, अब मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ के गांव में तो घर में कम से कम 2 गाय होती है, एकदम, है ना? तो एक गांव में कम से कम मोटा मोटी तो 100 गाय होगी ही होगी। देखिए, हम जंगल क्षेत्र में रहने वाले हैं, हमारे जो गाय की संख्या है वो ज़्यादा है। न्यूनतम 5 गाय माने एक घर में होगा, 2 बैल होंगे, 3-4 गाय होंगे। कई परिवार में तो 50-60 गाय भी हैं। हाँ। माने गाय की संख्या आदमियों की जनसंख्या। अच्छा, आपके गांव में कितनी गाय होगी? मेरे पंचायत में 1500 गाय हैं। जो पतुरिया डांड एक ही गांव का मैं बता रहा हूँ। 1500 गाय? 1500 गाय हैं आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में। अब क्या माने, वो स्वाभाविक बात है, हमारे पूर्वजों ने पाल के रखा है। अच्छा, जिस घर में हम खड़े हैं ये घर रहेगा कि नहीं? ये नहीं रहेगा। यह जो मदनपुर नॉर्थ कोल ब्लॉक है ये खत्म हो जाएगी।
आज जहां से मैं आपको पूरे देश भर को बता पा रहा हूं, ये जो हसदेव की स्थिति को, ये मदनपुर नॉर्थ कोल ब्लॉक है और ये जो परसा कोल ब्लॉक इधर इसका स्वीकृति मिल जाएगी तो धीरे धीरे सारे कंपनियां इधर कोरबा की जो कोल ब्लॉक है उसको ले लेंगी। और इसी का डर है और इसीलिए हम लड़ रहे हैं कि अब जो ये कोल ब्लॉक चली गई तो चली गई, इधर का कोई कोल ब्लॉक हम नहीं देंगे, क्योंकि इससे अरबों खरबों रुपया कंपनी कमाती है और साजिश करके तोड़ करके तमाम प्रकार से वो अपने आदमी लगा करके माने एक दूसरे खदान को लेने के लिए प्रेरित करती आप है। कह रहे तो ये हैं खत्म हो जाएगा। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति जी, आपके कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये कोल ब्लॉक के साथ साथ इधर का भी नहीं देगी किसी को। हमारी लड़ाई एक लाइन में है हाँ। कि हसदेव को संरक्षित करो, परसा कोल ब्लॉक की जो स्वीकृति है उसको रद्द करो। अच्छा, माने हम किसी एक कोल ब्लॉक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जो कोल ब्लॉक चल रही है वो चल रही है, अलग बात है, लेकिन हसदेव के क्षेत्र को संरक्षित कराने के लिए लड़ाई है, किसी सिर्फ एक कोल ब्लॉक को बचाने के लिए नहीं है। हम सरकार से यही मनवाना चाह रहे हैं कि आप हसदेव की जो क्षेत्र है उसको संरक्षित करो, क्योंकि वो देश के लिए है, देश इसमें टिका हुआ है, यहीं से ऑक्सीजन मिलती है। यदि हसदेव की जंगल खत्म हो जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इसलिए ऑक्सीजन को हसदेव को संरक्षित करने की लड़ाई है। जब तक हसदेव का जो क्षेत्र है ये संरक्षित नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये है कहानी, और हम शुरू किए थे काला पत्थर फिल्म से बात, और बात पहुंची है धान के कटोरे तक, जी, है ना जी, कि ये धान के कटोरे को बचाने की लड़ाई है, मुहिम है एकदम। और ये बांगो डैम, हसदेव बांगो जो है डैम, उसके नीचे जो नहर जाते हैं और जिन पे हमें बड़ा गर्व है, जिनके भरोसे हम धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को, उनको बचाने की भी मुहिम है। गिरने वाले पानी का फिक्र है कि गिरने वाली बरसात कैसे होगी, बीमारियां जब आएंगी तो लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, इसका भी चिंता है इसमें शामिल। क्योंकि पिछले बार हमने देखा था बिजली सबके घर में जल रहा था लेकिन ऑक्सीजन नहीं बन पा रहा था, तो वो ऑक्सीजन लोगों को मिलते रहे, ये फिक्र भी शामिल है एकदम। और साथ में अपना दर्द भी शामिल है, और साथ में अपने पास जो पशु हैं, पक्षी हैं, साथ में जो रहते हैं जानवर, या जिसको हम गौ माता कहते हैं, जिसको हम माता का दर्जा देते हैं, उनका भी फिक्र शामिल है। तो इसके साथ जो हसदेव बचाओ है ये किसी एक प्राणी की लड़ाई नहीं है, न एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, न स्टेट की लड़ाई है, ये तमाम जीव जंतु की लड़ाई है। और उन जीव जंतु के तरफ से आदमी बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, है ना भाई, उनकी जो कहानी है वो आदमी बयां कर रहा है। तो हसदेव के जंगल बचने चाहिए और मेरा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा रहे, ये उम्मीद है। साथ में देश भर के जो मेरे भाई हैं उनको ऑक्सीजन, शुद्ध हवा मिलते रहे। तो ये वीडियो उसी पर था, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं समझता हूँ बहुत सारी डिटेल बातें भाई साहब ने बताई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और मैप के माध्यम से उन्होंने डिटेल समझाया है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, और टैग करें सेब हसदेव, आप टैग करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।